हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का अगला पार्ट। बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए केमिस्ट्री के हर एक बेसिक्स को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। तो लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में कई सारी चीजें सीखी थी। एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 1 में कौन कौन सी चीजें सीखी थी। और अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 क्लास 10 केमिस्ट्री साइंस का नहीं देखा है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। तभी आपको सारे बेसिक्स और पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी। चलिए मैं आपको रिकैप कराऊं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिकल्स के बारे में, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। दूसरी चीज पढ़ी थी हमने इक्वेशंस के बारे में, यानी कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ी थी। केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके दो तरीके बताए थे। एक था आपका बेटा वर्ड इक्वेशन और दूसरा था आपका सिंबल इक्वेशन। इन दोनों तरीकों के बाद बाकी की चीजें हमने क्या पढ़ी थी? रिएक्टेंट पढ़ा था, प्रोडक्ट पढ़ा था, एरो लगाते हैं ये पढ़ा था, क्यों लगाते हैं ये भी पढ़ा था, और कई सारे लिए थे बेटा आपके एग्जांपल्स इस सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए, जो कि केमिकल चेंज को कॉन्टिन्यूअसली बता रहे थे और बता रहे थे कि एक ऐसा चेंज है जो क्या है, परमानेंट चेंजेस है। चलिए तो आज हम इस सबसे बढ़ते हैं आगे, और आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा स्टेप्स। हाँ जी, आज का पहला टॉपिक है हमारा स्टेप्स। और ये किस चीज के स्टेप्स हैं? ये कोई डांस के स्टेप्स नहीं है, ठीक है? ये किसी ड्राइविंग लाइसेंस के स्टेप नहीं है। ये जनरली स्टेप है आपके केमिकल रिएक्शंस को लिखने के स्टेप, कि आखिरकार आप केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, या केमिकल रिएक्शंस को लिखते समय हमें किन किन स्टेप्स का या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन में कोई एरर ना आए और हमारी जो तैयारी है, हमारा जो बेसिक्स है, वो एकदम परफेक्ट बना रहे। चलिए तो मैं आपको बताता हूं आज के टॉपिक में इन स्टेप्स में कि किस तरह करके हम केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक आपका स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखना बहुत सिंपल है। इसके मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशंस की बात करेंगे और एक दूसरे से लिंक करते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह करके आप किसी भी वर्ड इक्वेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप है इसका कि जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, या इन शॉर्ट में कहूं जितने भी आपके रिएक्टिंग सबस्टेंस हैं, उन सबको आप कहां पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। इसमें पहली चीज जो ध्यान देनी है, सारे रिएक्टेंट आपके बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाने हैं। दूसरी चीज, इनके फॉर्मूले या इनके सिंबल के साथ लिखे जाने हैं। ऐसा ना हो कि किसी में आप फॉर्मूला लिख दें, किसी में सिंबल लिख दें, किसी में आप उसका नाम लिख दें। तीसरी बात, जब इन रिएक्टेंट को लिखेंगे और कहीं पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आते हैं, इसका हम एग्जांपल भी देंगे, अगर कहीं पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आते हैं तो आप क्या करेंगे? उन रिएक्टेंट्स के बीच प्लस का सिंबल यूज करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, या फिर हम लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तब ये जो दोनों क्या है आपके, ये दोनों रिएक्टिव स्पीशीज हैं आपकी, और ये कहां पे लिखे जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे। अगर आप इनकी वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं तो वर्ड्स को यूज करेंगे, और अगर आप सिंबल इक्वेशन लिख रहे हैं तो सिंबल इक्वेशन को यूज करेंगे। जनरली हम केमिकल इक्वेशंस को सिंबल इक्वेशंस की हेल्प से या फॉर्मूला इक्वेशन की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज का आप बखूबी ध्यान रखिए। दो तीन चीजें हो गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स आने हैं, इनके जो भी सिंबल है या फॉर्मूले है वो आपको सही से लिखने हैं। इसके साथ साथ इनके बीच आपको क्या यूज करना है? प्लस का साइन यूज करना है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को शो करने के लिए। क्या अगर कौन ऐसे दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं? मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला स्टेप ये हो गया, देख लीजिए एक बार। अब हम बात करें दूसरे स्टेप की, तो दूसरा स्टेप क्या होगा? जब रिएक्टेंट हमने लिख लिए तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होगी, और जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन को भी हमें शो करना पड़ेगा, और रिएक्शन को शो करने के लिए हम स्टेप सेकंड लेते हैं। जितना भी प्रोडक्ट है, जितने भी रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होने के बाद अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिनको हम बोल सकते हैं फॉर्म्ड न्यू सबस्टेंस,
ओके, इसको हम फॉर्म न्यू सब्सटेंस के नाम से भी जान सकते हैं और इसको जनरली हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये बेटा कहां पे आएगा? पहली चीज ये हमेशा आएगा राइट हैंड साइड, हमेशा आपके राइट हैंड साइड आएगा। ठीक है, वो कहां आ रहा था? लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, ये कहां आएगा बेटा? राइट हैंड साइड आएगा। दूसरी चीज इसमें ये है कि जिस तरह अभी हम रिएक्टेंट को लिखते समय उनके केमिकल फॉर्मूले, उनके सिंबल या वर्ड इक्वेशन का ध्यान रख रहे थे, वही चीज हमें यहां पे भी ध्यान रखनी है। यहां पे भी हमें उनके सिंबल्स, फॉर्मूला या वर्ड इक्वेशन का ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी चीज, जैसे अभी तक हम रिएक्टेंट साइड भी सिंबल्स को यूज कर रहे थे, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में शो करने के लिए कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। सेम यहां पे भी हम उसी चीज को डिनोट करेंगे। जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है वो 1 2 3 4 5 6 कई सारे प्रोडक्ट दे, तो उनके बीच भी उन प्रोडक्ट्स को भी शो करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तीन चीज पीछे थी, तीन चीज यहाँ पे है, तीनों चीज आसान है और दोनों में लगभग सेम है। बस ये राइट हैंड साइड होगा तो प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा, दोनों में सिंबल, फॉर्मूले, वर्ड इक्वेशन का ध्यान रखना है और प्लस का साइन ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसका थर्ड स्टेप क्या है बेटा? जब भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करें तो इन दोनों के बीच, यानी कि रिएक्टेंट अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा जाता है, और प्रोडक्ट आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच होने वाली रिएक्शन को शो करने के लिए आप पर्टिकुलर इस तरह के एरो का यूज करेंगे। ये रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाएगा, यही एरो बताएगा कि ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होने के बाद इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं। अगर कहीं पे आप इस एरो को यूज नहीं करते हैं तो इस एरो की जगह आप क्या कर सकते हैं? इक्वल का साइन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपसे कहूंगा कि आप एरो यूज करिए, इट इज मच बेटर। ये आपको टोटली इंडिकेशन भी दे रहा है, आपके रिएक्शन के बारे में भी बता रहा है कि कहां से रिएक्शन कहां जा रही है। एक चीज और, जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, कॉपी किताब को खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे एरो भी दो तरह के दिखाई देंगे। कौन कौन से दो तरह के एरो होंगे? ये एक एरो तो बेटा इस तरह का होगा, दूसरा एरो आपका कुछ इस तरह का होगा, ये एरो 1, ये एरो 2। ये दोनों ही एरो आपके केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, लेकिन इनका जो यूज है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ये दोनों ही एरो एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बात चल ही रही है तो पूरी कर देता हूं और आपको बता भी देता हूं, जिससे कि आप आने वाले केमिकल रिएक्शंस में इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ पाए। जब भी कहीं पर अगर सिंगल एरो आ रहा है आपका, तो इसका मतलब है ये वन साइडेड रिएक्शन है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन है। बस यहां से चली और यहां पे आके खत्म हो गई। ओके, ऐसी रिएक्शन है। अगर कहीं पे डबल एरो आ रहे हैं क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज पोजीशन में, तो इसका मतलब है ये टू साइडेड रिएक्शन है। टू साइडेड रिएक्शन का मतलब है ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, ये टू साइडेड रिएक्शन हो गई। वन साइडेड का रिएक्शन है, ए ने सिर्फ बी को दिया, दैट्स इट। अब बी ए को नहीं दे सकता। ओके, इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, ए बी भी दे सकता है, बी ए भी दे सकता है। ये आपकी बेटा कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन और ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। इन एरोस का आप जरा ध्यान रखिएगा। तो केमिकल रिएक्शंस को लिखने के आपके 3 स्टेप्स हैं और ये 3 स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। जस्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और आपको सिंबल का यूज बहुत ही अच्छे से करना है। अगर आप इन तीनों चीजों का यूज करना सीख गए तो आप क्या कर लेंगे? टोटली केमिकल रिएक्शंस को राइट डाउन करना सीख गए। चलिए अब मैं देता हूं जनरली इसके एग्जांपल। ओके, अब बात चलिए तो एग्जांपल भी देना पड़ेगा ना। चलिए तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज दैट आपके पास जिंक है प्लस आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, यानी Zn+H2SO4। अब इसमें ध्यान रखना, ये भी सिंबल इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे सिंबल्स ही यूज किए हैं। अब इन दोनों की रिएक्शन कराने के लिए जो मैंने कहा था ये एरो लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है और इधर क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जो चीज मैंने अभी बताई, ये आपका बेटा क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक, ये क्या है बेटा? आपका प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ ये कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि मेन पॉइंट है रिएक्टेंट का। ये कहां पे है? राइट हैंड साइड है, जो कि मेन पॉइंट है आपके प्रोडक्ट का। इसके साथ साथ इन दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में हमने एक सिंबल यूज किया है जो प्लस का सिंबल है। सेम इन दोनों फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस के बीच में भी हमने एक सिंबल का यूज किया है जो प्लस का सिंबल है।
तो थर्ड पॉइंट क्या था आपका? थर्ड पॉइंट ये था कि इन दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच होने वाली केमिकल रिएक्शन को आप इस तरह के एरो से शो करेंगे, और उस एरो का भी हमने यहाँ पे बखूबी ध्यान रखा है। हमने केमिकल रिएक्शन को लिखते समय, प्रोसीड करते समय कोई भी ऐसा स्टेप मिस नहीं किया है जो स्टेप हमने यहाँ पे आपको बताए थे। पूरा हमने प्रोसीजर फॉलो किया है और केमिकल रिएक्शन हमारे सामने है, हर स्टेप इस एग्जांपल में आ रहा है। तो ना ही केमिकल रिएक्शन नाराज होगी, ना ही आपके स्टेप्स नाराज होंगे, और ना ही आप नाराज होंगे, और ना ही हम नाराज होंगे, बिकॉज जो हमने बताया वो आपको केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में करके दिखाया, और आपको दिखा रहे हैं कहां पे रिएक्टेंट है, कहां पे प्रोडक्ट है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा राइट हैंड साइड है, और कौन कौन से सिंबल बेटा हमने यूज किए हैं, और इन सिंबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो समझ गए होंगे आप आज के इस पहले टॉपिक में। तो यूं ही बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ, लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने ये चैनल अपने दोस्तों को भी रिकमेंड नहीं किया है, तो क्यों देरी कर रहे हैं आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, चैनल को बखूबी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बाकी का किसी भी क्वेरी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाइए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या चाहे आपका टेलीग्राम। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक को जनरली आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको क्या करता हूं, 2-3 एग्जांपल्स और दे देता हूं जिससे कि आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाए। पहला मैंने एग्जांपल ये दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं देता हूं बेटा आपको दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। आपका बेटा Mg+O2 गिव राइज MgO। देखिए ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये प्रोडक्ट स्पीसीज है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और जितने भी हमने आपको सिंबल्स बताए थे, यहाँ दो एलिमेंट आपके रिएक्शन कर रहे हैं, यानी दो सबस्टेंस हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच हमने सिंबल यूज किया है प्लस का, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोई भी सिंबल यूज नहीं किया, यानी सिंबल की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को टोटल रिएक्शन को दिखाने के लिए हमने अगला सिंबल यूज किया है जो कि एरो का सिंबल है। ये हमें बता रहा है कि रिएक्शन हमारी कहां से यूज हो रही है, किस तरह करके यूज हो रही है। जनरली आप समझ गए होंगे। एग्जांपल दोनों दिए मैंने आपको, दोनों एग्जांपल में आपने एक चीज और देखी जो मैंने एरो के बारे में बताया था कि ये एरो आपका क्या कर रहा है, वन साइडेड रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा, Mg+O से मिलकर MgO बन सकता है, लेकिन MgO से डायरेक्ट ये नहीं बन सकता है। ये कुछ इस तरह करके रिएक्शन अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। चलिए तो और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यानी एग्जांपल नंबर 3। N2+3H रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। ओके, अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आपका रिएक्टेंट स्पीसीज है, ये आपका प्रोडक्ट स्पीसीज है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ओके बेटा, इसके साथ साथ जितने भी सिंबल्स मैंने बताए थे वो सब यूज किए। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है तो कोई सिंबल्स की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिएक्शन, यहाँ पे रिवर्सिबल का सिंबल यूज हुआ है। एक एरो इस तरफ है क्लॉकवाइज, एक एरो एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरह का एरो है। और अभी तक जो आप एरो यूज कर रहे थे वो सारे के सारे वन डायरेक्शनल एरो थे। अब ये टू डायरेक्शनल एरो है, यानी कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस को बयां करने वाले ये एरो हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये एरो वहां पे यूज होते हैं जहां पे रिएक्शन क्या हो, टू हैंडेड हो। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी टू हैंडेड है। क्यों है टू हैंडेड, देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। मैं नीचे का एग्जांपल मिटा देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए आप नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों ने रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद आपका बनाया बेटा अमोनिया। अब अगर अमोनिया को आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनेगा। क्लियर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिक्स हुए तो बनाया अमोनिया, और अमोनिया को अगर आपने ब्रेक किया तो बनेगा आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जबकि ऊपर क्या हो रहा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिक्स होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप एरो वाइज देखें तो यहाँ पे सिंगल एरो है। ये रिएक्शन दोबारा ऐसी नहीं हो सकती, ये केमिकल चेंज है बेटा। जो एक बार हो गया, ये वन टाइम है, लेकिन ये टू टाइम है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये टू डायरेक्शनल रिएक्शन है, यानी इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको बोलेंगे इररिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक। ये दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से आप चीजों को समझ गए होंगे कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को बनाने के लिए हमें कई सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है।
और ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है आपके, बहुत सिंपल है, इनमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी भाग दौड़ नहीं है, बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अभी जितने भी मैंने एग्जांपल कराए, शायद आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, उनमें एक केस बहुत ही कॉमन था। अब ये केस क्या था, आज जरा ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से एक एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपका, Mg+O2 गिव राइज MgO। मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था। अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो या कुछ देखा तो आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे। अगर वो नोटिस करने वाली चीज क्या है, नोटिस करने वाली चीज ये है कि बेटा अमाउंट ऑफ एटम, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे O सिंगल है, यानी कि O की इन दोनों रिएक्शंस में क्या है, कमी है। ये दोनों रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बेटा क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस नहीं है, हमें केमिकल रिएक्शन करनी थी और इसीलिए हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम क्यों किसी चीज की टेंशन लें, रिएक्शन हुई, बात खत्म हुई। लेकिन नहीं, ये कुछ इस तरह करके है कि सपोज दैट आपके दो भाई हैं, ठीक है, या आप दो भाई बहन हैं, आपके पापा या मम्मी मार्केट गए और मार्केट से आपके लिए एक बढ़िया सी चॉकलेट लेके आए। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो चॉकलेट एक ही लेके आए, दो चॉकलेट नहीं लाए। जब घर पे आए तो चॉकलेट आपको दी या आपकी सिस्टर को दी या आपके दूसरे भाई को दी, तो आपने उससे क्या कहा कि भाई आधी मुझे दे दो, आधी तुम खा लो। अब आपने भाई, आपका भाई इस बात पे राजी है, चलो कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, सपोज दैट ये एक चॉकलेट है। तो आपके भाई ने क्या किया कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि चल भाई अब चॉकलेट है, आप भाई भी तो हमारे हो, तो चलो दो पार्ट्स में खा लेते हैं। उसने इस चॉकलेट को क्या किया, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आप देख रहे होंगे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हर कोई क्या चाहता है कि मुझे बड़ा वाला हिस्सा मिले, ज्यादा से ज्यादा मेरे में मिले। तो अब छोटा भाई भी इसको लेगा, बड़ा भाई भी इसको लेगा, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच एक बैलेंस नहीं बनेगा। जब बैलेंस नहीं बनेगा तो किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होगा, और जब लड़ाई झगड़ा होगा तो ये अच्छी बात तो है नहीं। हालांकि इस केस को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अक्सर क्या किया जाता है, हम इसी चॉकलेट के दो पार्ट्स तो करते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों पार्ट्स का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, उनको हम सेम रखने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट इस चॉकलेट को हमने यहां से कट कर दिया, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं ये दोनों ही पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके क्या है बेटा, इक्वल है, यानी कि दोनों बैलेंस पार्ट है। अब इस केस में क्या होगा, आप कोई सा भी पार्ट ले लीजिए और मुझे कोई सा भी पार्ट दे दीजिए, ना आपको ऐतराज होगा ना ही मुझे ऐतराज होगा। कहने का मतलब आपका भाई और बहन हो, आप उनमें से किसी को कोई सा भी पार्ट दे दीजिए, वो खुशी खुशी कोई भी पार्ट ले लेंगे और आप भी चॉकलेट खा लेंगे, आपका भाई भी चॉकलेट खा लेगा, और आप लोगों के बीच एक बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। जैसे मेरे और आपके बीच एक बॉन्डिंग है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको एज अ टीचर ट्रीट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स ला रहा हूँ और आपके साथ बखूबी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपको पढ़ाने के लिए, आपके बोर्ड्स में मार्क्स लाने के लिए, और इस केमिस्ट्री को आप तक पहुंचाने में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स बनाने में और आपको इसे देने में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत के साथ आप भी मेहनत करिए और बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ, लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर, और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री कॉन्टिन्यूसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, आपने दो पार्ट किए, दोनों पार्ट आपके भाई बहनों ने शेयर कर लिए, तो अब इससे क्या हुआ, किसी के बीच झगड़ा भी नहीं हुआ, सबके बीच बॉन्ड भी बन गया, इसीलिए आपने चॉकलेट भी खा लिया। यानी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बैलेंस, किसी चीज को बैलेंस करना। यही चीज है आपकी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के पास। अब हुआ क्या, इसकी कहानी कुछ ऐसे है बेटा कि ये आपके दो भाई हैं, एक भाई का नाम रिएक्टेंट है और एक भाई का नाम प्रोडक्ट। ठीक है, मम्मी पापा मार्केट है, मार्केट से एक इस रिएक्टेंट नाम की चीज को, सॉरी ये जो सब्सटेंस जो रिएक्टिंग साइज आ रही है, वो एक आपकी नजर में चॉकलेट है, उस चॉकलेट को लेके आए। अब आपने क्या किया कि एक पीस रिएक्टेंट भाई के पास जाएगा, एक पीस आपका प्रोडक्ट भाई के पास जाएगा, लेकिन दोनों के पास नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। लाइक अगर हम चॉकलेट की बात करें, ये चॉकलेट अगर आपकी 10 ग्राम की है तो 5 ग्राम आप रिएक्टेंट को दीजिए, 5 ग्राम आप किसको देंगे, प्रोडक्ट को देंगे। अब केमिकल रिएक्शंस को 5 ग्राम के हिसाब से तो बांटना बहुत टफ हो जाएगा, हर किसी के पास वेटिंग मशीन भी नहीं होगी और कोई बड़ी सी चीज तो है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो हम क्या करेंगे, इसे बहुत इजीली वे में क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे रिएक्टेंट भाई को भी कुछ मिल जाए, हमारे प्रोडक्ट भाई को भी कुछ मिल जाए, और ये जो चॉकलेट है उसको दोनों लोग खा लें। चलिए, तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं और उस तरीके का नाम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या तरीका है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के कई तरीके होते हैं जो आपके सिलेबस में है, या जो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे सिंपल तरीका है वो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड।
ओके बेटा, कौन सा मेथड है? वो मेथड है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम आपको बताएंगे किस तरह करके आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस को आपस में बैलेंस कर सकते हैं। अभी जो आप सामने वाली केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, यानी जो आपने चॉकलेट बांटी थी दो लोगों में, रिएक्टेंट भाई और प्रोडक्ट भाई के बीच में, तो रिएक्टेंट जनाब के पास तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट जनाब के पास ऑक्सीजन अमाउंट कम है। तो अब इन दोनों में भी क्या है? डिस्टरबेंस रहेगा। जब डिस्टरबेंस रहेगा तो कोई भी चीज पर्टिकुलर काम नहीं करेगी, और जब कोई चीज काम ही नहीं करेगी तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इसे हम काम की, और इसको करने का, इसके काम को बनाने का जो मेथड है वो है ट्रायल मेथड। इसमें जनरली आप क्या करेंगे? आप एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में एक तरफ लिखिए एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। दूसरी साइड भी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तीसरी साइड, चलिए दो ही साइड लिखिए, इसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड लिखिए, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखिए। देन अब बात करें रिएक्टेंट साइड की, कितने एटम दिए जाएंगे? सॉरी, मैंने एटम का कॉलम लिखना भूल गया हूं। यहां पे आप एटम लिखिए सबसे पहले। इस केमिकल रिएक्शंस में कितने एटम पार्ट ले रहे हैं? पहला एटम है आपका Mg, दूसरा आइटम है आपका ऑक्सीजन। ओके, इस रिएक्शन को मैं टेबुलर फॉर्म में ले लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो गई इस रिएक्शन की, ए कुछ इस तरह। ठीक है जी। अब आपने इधर देखा कितने एटम्स ने पार्ट लिया इस रिएक्शन में? दो एटम्स ने, Mg और ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं? ये सारे एटम्स का नंबर लिख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड जो आपका अमाउंट ऑफ एटम है, एक Mg है। ऑक्सीजन कितना है? O2 है। अब प्रोडक्ट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड Mg कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब इन दोनों के बीच इक्वलिटी को देखेंगे तो इधर भी 1 इधर भी 1, यानी कि दोनों इक्वल है, 1 इक्वल 1। इसमें देखिए हम इधर 2 इधर 1। अब इन दोनों में इक्वलिटी को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में एक ऐसे सुइटेबल नंबर का मल्टीपल करना पड़ेगा जिससे कि दोनों तरफ चीज क्या हो? बराबर हो जाए, दोनों भाई उस चीज से सहमत हो जाएं, यानी कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर इधर 2 है, अगर इधर ही हम 2 का मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। अगर हम बेटा इधर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे आपका एक नया डिजिट आएगा। मैं ऐसे करता हूं, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं, इनटू 2, तो एक आपका नया डिजिट आया 2। तो जब ये नया डिजिट आया तो क्या होगा? इधर भी आपके 2 हैं इधर भी आपके 2 हैं, तो ये जो अनइक्वलिटी थी अब क्या हो जाएगी? इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे। चलिए जी, हमने इनको खुश करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीपल कर दिया, या अपनी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमने 2 का मल्टीपल करने जा रहे हैं। हम किसी भी एलिमेंट के पीछे मल्टीपल नहीं कर सकते, उसके आगे ही कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दिया। अब आपके अकॉर्डिंग सर यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, इक्वलिटी भी 2 आ रही है, तो दैट्स मीन केमिकल रिएक्शन बैलेंस। अब इतना तो आप जानते हैं कि अगर आपका भाई आपको कोई भी चीज देगा या आपकी बहन आपके लिए कोई भी चीज दे रही है, तो वो चाहेंगे या जरूर चाहेगी कि इसमें कोई ना कोई खेल किया जाए, और इस खेल करने के दौरान मेरे पास कोई ना कोई चीज जरूर ज्यादा आ जाए। कुछ ऐसा ही इस केमिकल रिएक्शन में हुआ है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो यहां तो 2 Mg भी हो गए और 2 ऑक्सीजन भी हो गए, बिकॉज बेटा हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। और जब स्टार्टिंग में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो ना चाहते हुए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अब 1 से बढ़कर ये क्या हो गया है? 2 हो गया है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 था, 2 ही है, बट मैग्नीशियम आपका 1 है। तो यहाँ पे क्या है? इसके कंपेयर में यहाँ पे ये नंबर कम है, यानी प्रोडक्ट जनाब के पास अभी भी चॉकलेट का अमाउंट ज्यादा है, या आपके भाई ने आपसे अभी भी चालाकी की है और आपके अमाउंट से ज्यादा अमाउंट अपने पास रख लिया है। और इसको भी बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। एक सुइटेबल नंबर से हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे जिससे कि दोनों चीजें कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया, बट यहाँ पे 1 है। जब यहाँ पे 1 था तो हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई किया था। अगर हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें लाइक दिस 2Mg, तो अब क्या हो जाएगा? ये जो नंबर 1 था ये किस में हो जाएगा? 2 में चला जाएगा। अब अगर इक्वलिटी को देखेंगे तो 1 से इक्वलिटी बैलेंस थी, अब इक्वलिटी 2 पे आ जाएगी। आपके मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, 2 प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए।
बात खत्म। क्या हो गया, अब आप भाई बहनों के बीच में या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में नंबर ऑफ एटम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलिए इसके हम कुछ और एग्जांपल्स आपको कराते हैं जिससे कि आप टोटली इस चीज को समझ पाए। बने रहिए मेरे साथ। जो मैंने केमिकल रिएक्शन बैलेंस कराई बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी और कम एलिमेंट से तो इजीली आपके समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, बाकी के एग्जांपल को एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। जनरली आप एग्जांपल से समझ ही गए होंगे, कोई भी एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड ऑलवेज इक्वल हो, यानी जितने एटम आपने रिएक्टेंट साइड लिए हैं उतने ही एटम उसके प्रोडक्ट साइड में हो, तो क्या होगा, ये दोनों तरफ क्या होगा, एक बैलेंस होगा। इसी बैलेंस को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और किसी भी केमिकल इक्वेशंस का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये केमिकल रिएक्शन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकती। बिना बैलेंस किए कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती, उसके रिजल्ट्स फिर कुछ और ही आते हैं। जब हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ और ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। एक एग्जांपल है जिसमें आयरन और वाटर की आपस में रिएक्शन हो रही है और दो नए प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे हमने सिंबल्स यूज किए हैं, पर्टिकुलर सारी चीजें आपकी केमिकल रिएक्शंस के स्टेप को राइट डाउन करने के, हर स्टेप्स को इसमें फॉलो किया गया है। बात करें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की, तो अब मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगा। जैसे कि हम लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे कि कितने एटम्स ने पार्ट लिया है। सारे एटम्स को आप एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे हमने टेबल पीछे बनाई थी। मैं एक ही टेबल बनाऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजें बताता हुआ चलो। लाइक मैं ये टेबल बना लेता हूं। यहां पे लिखते हैं हम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो भी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। इसके बाद इन शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं LHS एंड RHS, यानी कि ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिएक्टेंट की है, और ये RHS है राइट हैंड साइड जो कि आपके प्रोडक्ट की है। तो नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन RHS या प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो बात करते हैं इसमें कितने एटम ने पार्ट लिया है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एटम ने आपके पार्ट लिया है और उधर भी आपके 3 एटम है। टोटल केमिकल रिएक्शन में 3 एटम ने पार्ट लिया है जो कि रिएक्टेंट की फॉर्म में है, वो रहे ये तीनों आपके एलिमेंट। ओके, क्लियर है। पहला स्टेप में आपने क्या किया, जितने भी एलिमेंट या एटम ने किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया था उन सबको कुछ इस तरह करके आपने नोट कर लिया। ठीक है। दूसरा स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में अगर अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका अमाउंट, यानी आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक। तीसरा स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी कितने एलिमेंट हैं प्रोडक्ट साइड, उनका भी अमाउंट लिखेंगे। तो आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। 3 स्टेप आपके हो गए। पहले स्टेप में आपने एटम लिखे, दूसरे स्टेप में आपने लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को काउंट किया, तीसरे स्टेप में आपने राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को काउंट किया, आपने टेबल में लिख दिए। अब बात करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 ये कहता है कि अब आप दोनों के नंबर्स को इक्वल करके देखें, बहुत सारे एटम इक्वल हैं कि नहीं। जी हमने देखे रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पे 3 है, तो अनइक्वल, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ये आपके इक्वल और ये आपके अनइक्वल, सेम यहाँ पे भी अनइक्वल हो गए। अब जब ये अनइक्वल है तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे और यही होता है आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना ये है कि सुइटेबल नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, उससे पहले ध्यान देने वाली बात ये है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए हुए हैं, तो इनको हम केमिकल रिएक्शन में सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। उससे पहले हम बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे और उसमें भी सबसे पहले उस एलिमेंट को लेने की कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा नंबर में हो। जैसे इसमें केस करें, सबसे ज्यादा कौन है अमाउंट में, आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दें बिकॉज़ ये सबसे बाद में करने हैं आयरन। तो आयरन हमने लिया, रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड आपका 3 है। सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई से बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ साइड बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। चलिए करते हैं, Fe plus H2O give rise Fe3O4 plus H। हमने किसी के पीछे तो नहीं कर सकते, इस साइड तो नहीं कर सकते, आगे ही करेंगे।
तो आगे करने के लिए हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई करने से आपके आयरन तो बैलेंस हो गए भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। बाकी के बैलेंस करते हैं, बाकी के बचे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, अगर इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो पीछे नहीं कर सकते, आगे ही करेंगे। हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन भी है, इन दोनों का आपस में भी मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन अब रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 8 हो गए। ये 2 की जगह 4 2 जा 8 हो गए, ठीक है। अब अगर आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 ही है, तो इधर भी सुइटेबल नंबर से मल्टीपल किया जाए और इनको भी 8 किया जाए। तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दें यानी कि दिस वन, यहाँ हमने 4H2O लिख दिया तो ये 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए आपके। इधर भी 8 हाइड्रोजन है, बैलेंस। 3 ऑक्सीजन सॉरी आयरन है, बैलेंस। और 4 आपके ऑक्सीजन है। केमिकल इक्वेशन आपकी क्या हो गई, टोटली बैलेंस हो गई। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3Fe4H2O गिव राइज Fe3O4 प्लस 4H2O, 3 आयरन 3 आयरन। ओके, मैं करता चलता हूं, 3 आयरन 3 आयरन, बैलेंस। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, बैलेंस। 4 का मल्टीपल होगा ऑक्सीजन में तो 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना था, 4। तो ये रिएक्शन आपकी बेटा क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यही कहलाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप इजीली समझ पाए। स्टेप बाय स्टेप मैंने ये रिएक्शन आपको करके दिखाई है। एक एग्जांपल और देता हूं तो आप समझ जाइएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, बाकी का मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं तो लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट है, आप जैसे चाहें वैसे मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी परेशानियों को, सारे डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूंगा और आपके एक एक सवाल का जवाब। ये रहा आपका अगला एग्जांपल। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस टेबुलर फॉर्म में जितने भी एटम्स आपके इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं सबको 1 by 1 करके लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कौन कौन से एटम ने पार्ट लिया है, देन रिएक्टेंट साइड जितने एटम ने पार्ट लिया है उनके नंबर, राइट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड आपके जितने एटम ने पार्ट लिया है यानी राइट हैंड साइड उनके नंबर। तो इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स ने पार्ट लिया है भाई, चलिए बात करते हैं। 1 2 3 4 यानी कि Mg N H और O, इन 4 ने पार्ट लिया है। इन 4 को भी हम इनके कॉलम्स में बना देते हैं जिससे कि आपको डाउट ना रहे किसका किसमें मल्टीप्लाई किया है। ओके, ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको लिखना है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, इधर Mg 3 है, N 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। राइट हैंड साइड Mg 1 है, OH का होल ट्वाइस है यानी कि दोनों में OH का आपका मल्टीपल है। तो पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन आपका 1 है। फिर ऑक्सीजन देख लेते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 2 ऑक्सीजन का अमाउंट है। अगर हाइड्रोजन देखेंगे आप तो 2 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 5। अब आप खुद से देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आपको बैलेंस है और कौन कौन से एलिमेंट आपके अनबैलेंस है और कैसे ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन में इस डाटा के थ्रू एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि टोटल केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाए। एक केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पीछे करके दिखाई है तो पूरा का पूरा आपके माइंड में स्ट्रक्चर होगा कैसे इसको बैलेंस करना है। चलिए तो मिलकर करते हैं इसको बैलेंस। सबसे पहले मैं इस केमिकल रिएक्शंस को दोबारा लिख लेता हूं जिससे कि आपको पता लगे मैं किस किस डिजिट को बैलेंस कर रहा हूं। Mg3N2 प्लस H2 गिव राइज MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले मैग्नीशियम ले लिया बिकॉज सबसे ज्यादा ये है। इधर मैग्नीशियम 3 है लेकिन इधर मैग्नीशियम आपका 1 है। क्या करें, अगर इसका मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी बोथ साइड इक्वल। चलिए जी 3Mg। अब एक बात का ध्यान रखिए, अगर किसी भी न्यू फॉर्म एलिमेंट में या कंपाउंड में आप किसी भी सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक को तो इक्वल कर देगा लेकिन दूसरे को अनइक्वल कर देगा। मतलब एक तो बैलेंस हो जाएगा दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे Mg3 था बेटा तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो Mg तो बैलेंस हो गए लेकिन इस 3 का मल्टीपल इन दोनों में भी हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ Mg बेटा 3 है
ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ 2 थे, लेकिन 2 का 3 में मल्टीपल हो जाएगा तो 6 हो गई। सेम हाइड्रोजन का केस हो गया, हाइड्रोजन भी आपका बेटा क्या हो गया 6 हो गया इन दिस केस। ओके, अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अमाउंट को भी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जिस साइड भी इंक्रीज हुआ है वहां पे तुरंत इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे 3 2 हाइड्रोजन 2 और 3 2 6 और 3 9। हाइड्रोजन कहाँ पे बेटा, हाइड्रोजन टोटल आपके कितने हो गए 5 से बढ़कर ये 9 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें 3 आपका 2 और 2 3 6, तो 6 आपके बेटा ऑक्सीजन हो गए, और तो ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ले लेते हैं, इधर नाइट्रोजन बेटा 2 है और इधर नाइट्रोजन बेटा 1 है, दिस केस 2 and 1। अगर इधर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो बोथ साइड इक्वल हो जाएगा। चलिए जी, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रहा, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन यही बात कि जब आप किसी एक कंपाउंड में या एक सब्सटेंस को बैलेंस करेंगे तो अगर उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस है वो ना चाहते हुए भी अनबैलेंस हो जाएगा। यही चीज हुई बेटा आपके नाइट्रोजन में भी। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो नाइट्रोजन आपके कितने हैं 2 और हाइड्रोजन आपके कितने हैं 3 2 6। दोबारा 6 में क्या कर दीजिएगा, टोटल हाइड्रोजन को ऐड करिएगा। ऐसा होगा सिर्फ इसी को आप 6 कर दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कितना है 2 2 3 6 और 3 6 इधर हो गए बेटा, ये वाले 6 इधर हो गए। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 12। तो अब ये कितना हो गया डाटा 9 से बढ़कर हो गया बेटा ये 12। ऑक्सीजन के साथ कुछ हुआ नहीं, ऑक्सीजन आपका जीव करते हुए। चलिए हमने क्या किया अभी तक, आपका एमजी बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कहानी है जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सबसे बाद में बैलेंस करिए, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएगा। जस्ट लाइक आपके हमारे छोटे भाई बहन की तरह, अगर आप कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लाए हैं तो उसको जरूर देखनी है, उसको चेक करना है क्या लेके आए हैं। अगर उसके यूज की हो गई तो वो ले लेगा, उसके यूज की नहीं हुई तो वो उसको बेकार बता देगा। सेम इसी के साथ है, जैसे ही आपने हाइड्रोजन देखिए, अब हाइड्रोजन है 2 और 12, हम क्या करें यहाँ सूटेबल नंबर का मल्टीप्लाई करें, जितने में 12 आ जाए तो ये हो जाएगा बेटा 6 6 से अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इस साइड हमें मल्टीप्लाई करना है 6 का, तो हमने कर दिया 6। अब 6 में क्या किया हाइड्रोजन, अब इसको बोलिए आप, हाइड्रोजन तो बेटा 12 हो गए, बट ऑक्सीजन आपके क्या हो गए, ऑक्सीजन इसमें 6 हो गए। अब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया 6, जबकि रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का अमाउंट कितना था 1, तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो गया। अब जब ये 6 हो गया तो इधर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी या इधर अपने आप में बैलेंस हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 था और यहाँ पे भी 6 है, हमें क्या करनी थी, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना था और 6 करना था, और ना चाहते हुए भी हमने एक एलिमेंट को बैलेंस किया, दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे बेटा आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, टोटली इक्वेशन आपकी बैलेंस। एक बार मैं इनको आपस में कैंसिल आउट करके दिखा देता हूं जिससे आप समझ जाएं कि आखिरकार रिएक्शन कैसे बैलेंस हुई है। देखिए चलिए ये देता हूं मैं, Mg के 3 है बेटा 3 Mg, ओके। नाइट्रोजन के 2 है बेटा 2 नाइट्रोजन, ओके। हाइड्रोजन 6 2 12 और हाइड्रोजन 3 2 6 2 3 6, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन कैंसिल, बचा ऑक्सीजन कितना है बेटा 6, और ऑक्सीजन इधर भी कितना है बेटा 2 3 6, यानी ये ऑक्सीजन और आपका ये ऑक्सीजन, ये N2 आपका हो गया। टोटल केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस। इसी तरह आप बन सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के मास्टर या परफेक्ट स्टूडेंट। तो बने रहिए लगातार चैनल के साथ, सीखते रहिए नई नई चीजें, और अपने दोस्तों को चैनल रिकमेंड करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि वो भी नई चीजों को सीखें या जो चीजें वो पढ़ रहे हैं अपने डाउट्स को क्लियर करें और आपके साथ लगातार पढ़ाई का मजा लेते रहें। क्योंकि बढ़ेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया, यानी कि कुछ इस तरह करके ये डायलॉग, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमें इंडिया को भी बढ़ाना है और सबको भी पढ़ाना है। इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप अपने डाउट्स मुझ तक लाइए, मैं उनको रिसॉल्व करके आपको दूंगा। लगातार इसी पढ़ाई का मजा लेते रहिए। जैसा कि मैंने बेटा आपसे पहले भी कहा था, दुनिया में सारी चीजें बहुत टफ हैं, बट एक ही चीज सबसे सिंपल है, और वो क्या है, वो है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई में जनरली क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, टाइम देना है, कंसंट्रेशन रखना है, देन पढ़ाई आपकी और आप पढ़ाई के। कोई भाई एग्जाम हो, कोई सा भी, धड़ाधड़ आपका यानी क्रैक होते जाएंगे और आप सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यूं ही बढ़ते रहिए अपनी सफलता के साथ, और मैं हमेशा दुआ करूंगा आप सभी के लिए कि आपको ऊपर वाला बहुत तरक्की दे, बहुत उपलब्धियां दे, और यूं ही आप हम सबका नाम रोशन करते रहें। चलिए तो बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक पे। केमिकल रिएक्शंस को अब आप
बैलेंस करना भी सीख गए। यानी एक चीज थी जो अभी तक आप उससे नदारद थे या आप तक अभी वो नहीं पहुंची थी, वो थी केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन, वो भी आप अब सीख चुके हैं। तो अब अगला टाइप है, अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ जी बेटा, क्या है आपका अगला टॉपिक? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब जब आप टॉयज खरीद के लाए या आप मार्केट से क्लोथ खरीद के लाए, अपने जूते लाए, चप्पल लाए या शर्ट लाए, टी शर्ट लाए, पैंट लाए, तो जब आपकी कबर्ड में उनका स्टॉक हो जाता है, आपके पास कई सारी चीजें हो जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? फिर उसको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि पुराने कपड़े इधर, नए कपड़े इधर, नई टी शर्ट ऊपर, पुरानी शर्ट नीचे, इस तरह करके जिसका जो भी क्राइटेरिया रहता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया हम हर चीज को क्लासिफाइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी यूज के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग करके रख लेते हैं। इससे क्या होता है? हमें उसको समझना, उसको अरेंज करना, उसको यूज करना बहुत सिंपल हो जाता है और कम टाइम में हम ज्यादा काम कर लेते हैं। इसी चीज की तरह सेम ऐसे ही हमने क्या किया है, कई सारी केमिकल रिएक्शंस को भी उनके टाइप्स में कैटेगराइज कर लिया है कि हम आपको इजीली बता पाए कि किस रिएक्शन में क्या काम हो रहा है और क्यों इसका नाम इसलिए है और इस रिएक्शन में जनरली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। वैसे तो केमिकल रिएक्शंस कई टाइप्स की होती हैं, कई सारे टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, धीमे से नीचे वाली सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाली सीढ़ी तक जाएंगे। बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे, जहां तक आपको जरूरत है और जितनी आपको जरूरत है, बिकॉज आप हैं क्लास 10th में और अपनी जिंदगी का पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी हम कंटिन्यूअसली आपके लिए प्रे करते रहेंगे कि अच्छे मार्क्स लाकर आप हम सबका नाम रोशन करें। तो ये कई टाइप्स के हैं। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली आप इसके नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं, इसके नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों का सेट। जब भी हम किन्हीं दो रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन कराएंगे और उन रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म देंगे, इसी तरह की केमिकल रिएक्शन कहलाती है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, क्या रिएक्शन कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 गिव राइज 2MgO। तो क्या है बेटा? इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नई सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इन साइंस में हम इसको कुछ इस तरह करके डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे या आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, तो इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, थोड़े से और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव राइज 2H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। एक बार इसको भी आप बैलेंस करके देख लीजिएगा। अगला एग्जांपल C प्लस O2 गिव राइज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या है? दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ओके बेटा, दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे या दो सबस्टेंस, ये दो सबस्टेंस क्या हो सकते हैं? कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद एक नया सबस्टेंस प्रोड्यूस करें, नया सबस्टेंस, तो यही कहलाएगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके बाद आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन बेटा कौन सी है आपकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 2, डिकम्पोजिशन। आप देख रहे हैं इसके नाम में दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है जब कोई एक चीज टूटकर कई अलग अलग चीजों में ड्राइव हो जाए या टूटकर बिखर जाए, उसी को हम बेटा क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और साइंस में हम कह सकते हैं कि जब कभी एक रिएक्टेंट आपस में क्या करता है? डिकम्पोज होकर अपने आप को ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब अगर हम कहीं साइंस की भाषा में इसको बोल सकते हैं, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर कई सारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ड्राइव हो जाए या प्रोडक्ट में बिखर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 2NH3, तो ये क्या करेगी बेटा? 2NH3 ये टूट जाएगी आपकी N2 प्लस 3H2। इसमें क्या है? रिएक्टेंट आपका एक है और प्रोडक्ट आपके बेटा दो है।
ओके, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि दो प्रोडक्ट हैं। तो क्या कहा था हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर सबस्टेंस में टूट जाता है या सिंपलर सबस्टेंस में बिखर जाता है, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए मैं इसके एक दो एग्जांपल और देता हूं आप। इसमें देखिए आप 2FeSO4 ब्रेक डाउन हुआ है आपके 1 2 3 तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ है बेटा। तो हमने क्या कहा था, कोई भी एक कंपाउंड क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा। ये कंपाउंड है, इसने अपने आप को ब्रेक डाउन किया तीन डिफरेंट कंपाउंड्स में, तीन डिफरेंट न्यू फॉर्म प्रोडक्ट्स में। यही तरह की रिएक्शन आपकी क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिससे आप समझ लें किस तरह करके एक कंपाउंड आपस में एक कंपाउंड ब्रेक होकर कई सारे डिफरेंट सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर एलिमेंट्स में टूट रहा है। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर देखिए CH4 आपको टूटेगा तो कार्बन प्लस 2H2, 2AgCl टूटेगा तो 2Ag प्लस Cl2, 2HGO टूटेगा तो 2Hg प्लस O2। तो यहाँ पे क्या नोटिस किया, यहाँ पे नोटिस किया कि सब में एक रिएक्टेंट है और ये क्या कर रहा है, दो या दो से ज्यादा, यानी एक दो या दो से ज्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। यही इसी तरह की रिएक्शंस आपकी कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगला टाइप है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, थर्ड टाइप है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी को डिस्प्लेस करना है, जिस जगह वो है वहां से उठा के दूसरी जगह रख देना है। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह को ले लेता है और अपने आप को डिस्प्लेस कर लेता है। यानी कुछ इस तरह करके है ये, लाइक आपकी क्लास है और आपकी क्लास में आप एक सिटिंग प्लान में बैठे हुए हैं, तो ये एक बंदा अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह को ले लेता है और दूसरे को अपनी जगह पे छोड़ देता है। इसी तरह का ये डिस्प्लेसमेंट इस केमिकल रिएक्शन में होगा। कैसे, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा। गिव राइज FeSO4 प्लस Cu। अब इस रिएक्शन में आप देखिएगा ये Fe रिएक्टेंट है, इसने क्या किया, Cu की जगह ले ली, ओके, और अपने आप को डिस्प्लेस कर लिया। Fe की जगह Cu आ गया और Cu क्या चला गया, Fe की जगह चला गया। अगला एग्जांपल दें, यानी कि H2SO4 प्लस Zn, जिंक H2SO4। इस रिएक्शन में क्या होगा, Zn क्या करेगा बेटा, H2 की जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Zn की जगह H2 ने ले ली है, H2 की जगह Zn आ गया है और जहां पे Zn था वहां पे H2 आ गया है। तो इस तरह की रिएक्शन बेटा कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ले रहा है और उस एलिमेंट को वहां से हटा के अपने आप को वहां रख दे रहा है। इसके साथ साथ अगली हेडिंग है आपकी, अगला टॉपिक है, अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी अब क्या होना है, दो लोगों का डिस्प्लेस होना है। यहाँ पे तो अभी एक एलिमेंट हो रहा था, यहाँ पे दो एलिमेंट होंगे। लेकिन इस रिएक्शन की खासियत ये है, ये जिसको अपनी जगह लाएगी उसकी जगह खुद चली जाएगी। यानी अगर इन शॉर्ट में आपको बोलूं सिंपल वे में, तो ये म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट करते हैं एक दूसरे का, कि तुम मेरी जगह चली जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जा रहा हूं। ये एक साथ करते हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ एक का ही हो रहा था कि तुम्हारी जगह मैं आऊंगा, बात खत्म। सिर्फ एक एलिमेंट इसमें डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होंगे, दो एलिमेंट बेटा डिस्प्लेस करेंगे। इसी तरह के केमिकल रिएक्शंस को बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा आपको भी अजीब लग रहा होगा कि इसमें भी सर आप जब हमने किया था तो एक एलिमेंट दूसरे की जगह चला गया था, दूसरा एलिमेंट वहां चला गया था, वो डिस्प्लेसमेंट था। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें क्या हो रहा था बेटा, एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था, यानी Fe एलिमेंट हो गया प्लस H2SO4 आपका क्या हो गया बेटा, कंपाउंड हो गया।
यहाँ पे क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड में से दो एलिमेंट एक दूसरे को म्यूचुअली डिस्प्लेस कर रहे होंगे, इसी को बोलेंगे बेटा हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल देता हूं, देखिए BaCl2 Na2SO4 है, ठीक है। तो बेटा ये क्या करेगा, BaCl2 आपका क्या कर देगा, अगले कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे CuSO4 H2SO4 है, AgNO3 प्लस NaCl है। तो आप सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं जी। AgNO3 हम क्या करेंगे, इसमें दो कंपाउंड रिएक्शन करने के बाद दो नए कंपाउंड्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। दो एलिमेंट आपस में या दो कंपाउंड आपस में या दो सब्सटेंस आपस में या दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके दो नए प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। जैसे AgNO3 के केस में ये बनाएगा बेटा AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि ये Ag ये Na, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया है बेटा, एक्सचेंज कर दिया है, म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिया है। देखिए NaCl की जगह, NaCl में Na की जगह Ag आ गया और AgNO3 की जगह, AgNO3 में Ag की जगह Na आ गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए आप CuSO4 प्लस H2S, इसमें क्या होगा CuS प्लस H2SO4। इसमें भी ध्यान दीजिए, Cu की जगह आ गया बेटा H2, ओके, H2 आ गया Cu की जगह और Cu चला गया H2 की जगह, तो ये हो गया CuS प्लस H2SO4। सेम आप इसमें देखिए अगली केमिकल रिएक्शंस में BaCl2 प्लस Na2SO4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें देखिए ये Ba है, ये चला गया Na2 की जगह, ठीक है। Na2 कहां पे आ गया, Ba की जगह आ गया। तो ये दोनों क्या हुआ, दो कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्शन की, यानी दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन की और दो ही नए प्रोडक्ट को उन्होंने बनाया। अब इस दो नए प्रोडक्ट को बनाने के दौरान इन दोनों रिएक्टेंट ने जनरली क्या किया है, एक चालाकी चली है, जस्ट अपने आप को म्यूचुअली डिस्प्लेस कर लिया है। इसकी जगह ये आ गया है और इसकी जगह आपका ये आ गया है। ये कुछ इस तरह करके है कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपको इस चेयर पे बैठना है, इसको इस चेयर पे बैठना है, तो आप क्या कर लेंगे, म्यूचुअली अपनी चेयर को शेयर कर लेंगे कि लो भाई तुम मेरी पोजीशन पे आ जाओ, मैं तुम्हारी पोजीशन पे आ जा रहा हूं, डेट से। पीछे क्या हो रहा था, पीछे एक कंपाउंड था और एक आपका एलिमेंट था। कैसे था, उस रिएक्शन को मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं बेटा आपको, जिससे कि दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस एग्जांपल्स को हम यूं ही रखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और एक आपको रिमाइंड करा देता हूं। पिछली रिएक्शन में था Fe प्लस CuSO4 गिव राइज FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें ध्यान देना बेटा, यहाँ Fe एक एटम है यानी एलिमेंट है और CuSO4 एक कंपाउंड है। यहाँ FeSO4 एक कंपाउंड है, Cu एक एलिमेंट है। जनरली क्या हुआ, एक एलिमेंट ने रिएक्शन करी एक कंपाउंड के साथ और एक नया कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड में से एक नए एलिमेंट को भी जन्म दिया। जनरली इसने इसकी प्लेस को ले लिया है, इसको हटा दिया है, इसमें इसने इसके प्लेस को लिया तो है लेकिन अपने प्लेस पे इसको दे दिया है। इसी तरह की रिएक्शंस बेटा आपकी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक पे, इसके बाद अगली रिएक्शंस हैं आपकी, इसको मैं रब कर देता हूं। अगली रिएक्शन के बारे में बताऊं उससे पहले आप एक चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो या तो वो एनर्जी को लेती हैं या फिर एनर्जी को निकालती हैं। जी हाँ, जब दो केमिकल रिएक्शंस या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करेंगे और एक नए कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो या तो वो एनर्जी लेंगे या फिर वो एनर्जी देंगे। तो अगला जो टॉपिक है यानी अगला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो इसी के ऊपर है। अगली बेटा आपकी अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जनरली इसमें मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि जब रिएक्शंस बन रही हैं, जब यानी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो सर या तो इनको एनर्जी दी जानी चाहिए या इनसे एनर्जी निकलनी जानी चाहिए। बिकॉज जब भी हम अपने हाथों को भी अगर रब करेंगे, हमारे भी दो हाथ हैं, तो वो एनर्जी या तो लेंगे या देंगे। तो यही काम आपकी रिएक्शंस में भी होता है और इन रिएक्शंस के एनर्जी का लेना या एनर्जी मतलब कहने का मतलब जो जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए, अगर उन्होंने कंबाइन होने के दौरान एनर्जी ली है प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए तो उसको एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बोलेंगे। और यदि रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी निकालने की जरूरत पड़े तो उस तरह की रिएक्शन को भी हम एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में से कोई एक रिएक्शन का नाम देंगे। ये हीट इवॉल्व करेगी या हीट रिवॉल्व करेगी, इस चीज पर इनका नाम डिपेंड होगा। तो बस
आपको मैं इसी को क्लियर करता हूं। तो पहली रिएक्शन लेते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मैं पहले एग्जांपल लूंगा फिर आपको बताऊंगा क्या है। जैसा कि इसका नाम है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है जनरली एग्जिट यानी कि बाहर, थर्मिक का मतलब हीट। जिस रिएक्शन में से रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो, बाहर निकले, इसमें से क्या होगा बेटा, जनरली हीट बाहर निकलेगी यानी हीट इवॉल्व होगी इसमें से। इसी तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। कैसे होंगी, जनरली रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या देंगे आपको, प्रोडक्ट प्लस हीट। ओके, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट या हीट देंगे यानी एक नया एलिमेंट और उसके साथ हीट निकलेगी। दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब एंड, अपनी तरफ बुलाना। तो इसको हम बोल सकते हैं जब किसी रिएक्शन में हीट दी जाए, यानी ये रिएक्शन क्या करेगी, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए हीट को लेगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तब कहीं जाके केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेगी। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव राइज प्रोडक्ट। कुछ इस तरह करके आपकी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। और ये कैसे हो सकती है, और हो सकती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस हीट। कुछ इस तरह करके भी रिएक्शन हो सकती है। इसको और सिंपल समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हर जगह हम नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल कर लेते हैं। चलिए, तो इसको मैं सिर्फ इतना कर देता हूं, जहां पे रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद एनर्जी को क्या करें बेटा, इवॉल्व करें, यानी कि एनर्जी को बाहर निकालें। तो इस रिएक्टर में एनर्जी क्या निकल रही है, एग्जिट हो रही है। ठीक है, एग्जिट। ओके बेटा, प्रोडक्ट में एनर्जी निकली है, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। तो जहां एनर्जी इवॉल्व हो या एग्जिट हो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जहां एनर्जी का यूज किया जाए या प्रोडक्ट में एनर्जी माइनस के फॉर्म में आए, जैसे कि माइनस हाइड्रोजन हीट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये रिएक्शंस बहुत ही सिंपल होती हैं और हर रिएक्शंस में ये दोनों रिएक्शन होती हैं। इसके साथ साथ ये रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं या हमारी बॉडी के फिनोमिना पे या हमारी सराउंडिंग्स में ये रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली होती रहती हैं, जिनमें किसी चीज को, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई बेसिक सा, जैसे कि हमको वाटर बॉईल करना है। तो वाटर बॉईल करने के लिए हम गैस ऑन करते हैं, तो वाटर क्या करता है, उस एनर्जी को लेता है, उस एनर्जी को लेने के बाद ही वो बॉईल होता है। अदरवाइज हम यूं ही रख देंगे गैस के ऊपर वाटर, तो वाटर बॉईल नहीं होगा ना, जब तक गैस को हम जलाएंगे नहीं, इसको एनर्जेटिक फॉर्म में नहीं लाएंगे। तो ये रिएक्शंस भी हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ इस तरह करके बेटा आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, इतने टाइप्स के आप केमिकल रिएक्शंस 10th के सिलेबस में आप पढ़ेंगे। इनके एग्जांपल्स को करते रहिए, कहीं कोई डाउट आए आप मुझसे आनंद राज से लगातार लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर कभी भी अपनी क्वेरी को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक्स हैं उनके थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को बहुत जल्दी रिजॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद तुरंत आपको उसे सेंड करूंगा, या उसके लिए मैं एक वीडियो भी ला सकता हूं ऑन रिक्वेस्टिंग ऑन यू, या आपकी डिमांड के ऊपर मैं उस प्रॉब्लम को डिटेल में समझाने के लिए एक वीडियो भी ला सकता हूं। बट इसके लिए क्या करना होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताना होगा, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक अपनी बात पहुंचानी होगी। जैसे ये बात मेरे तक आएगी, मैं तुरंत उसको रिसॉल्व करके आपके सामने आपके सॉल्यूशन को पेश कर दूंगा। अगर अभी आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए, देरी किस बात की। बाकी का लोगों को रिकमेंड करिए और बने रहिए लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर आनंद राज के साथ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पार्टी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए, शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5 लाख, महाकाल का आशीर्वाद से एकदम जो है।